हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे 5 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग और देखेंगे कि हम लोग के एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल और क्या क्या उससे क्रक्स निकाल सकते हैं। तो कुछ बातें बताना है आपको, जैसे ये पढ़ाई के लिए से अलग है पर पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि कभी कभी आप लोग को लगता होगा कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि आप ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं जो आपको फ्यूचर में कुछ खराब रिजल्ट देगा। पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि आप इसको एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, पर यदि एग्जाम नहीं निकला तो आप एक ऐसे जगह पहुंच जाएंगे जो नॉर्मल इंसान नहीं पहुंच सकता। नॉर्मल इंसान का मतलब कि जो इस पढ़ाई से नहीं रिलेटेड था, जो आपके बारे में बोलता था कि आप क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, अभी देखिए अभी तक हुआ नहीं, तो उन लोग का बातों को एकदम ध्यान नहीं देना है। आप जो है, आप थोड़ी ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो गलत चीज को आप कोई बोले तो हाँ ठीक है, पर आप तो कुछ गलत नहीं कर रहे। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आज नहीं तो कल होगा या जरूर होगा। बस मन लगा के पढ़िए और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग पर डे कितना घंटा पढ़ रहे हैं। तो हम अब आपका कमेंट भी चेक करेंगे कि आप लोग ने कितना, एक दिन में कितना टाइम दे रहे हैं। तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो आप लोग को बता देते हैं कि हम लोग ने माइलस्टोन प्रोग्राम रखा है टेलीग्राम में, जो पेड रहेगा। वन टाइम फीस है 499, जो 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। और ये आपको मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा, पढ़ना है आपको, बस गाइडेंस के लिए आप मेंटरशिप प्रोग्राम ले सकते हैं। ये डेली टारगेट दिया जाएगा, आप डेली टारगेट को यदि फॉलो करते हैं, यदि टारगेट कंप्लीट कर देते हैं, तो सारा दिन में, रात में जब आप सोएंगे तो आपको ये संतुष्टि मिलेगा कि आप इतना घंटा पढ़े हैं और ये इतना टारगेट कंप्लीट हुआ है। ये सबसे बड़ा बात है और यही आपको डिमोटिवेट होने से बचाएगा। ये टारगेट कंप्लीट करना है और हमेशा कुछ नया पढ़ते रहना। और इस एग्जाम में नया मतलब कि आप सीखते रहिए। तो चलिए पहला आर्टिकल करते हैं। लोकसभा पासेस सुप्रीम कोर्ट जज बिल विदाउट एनी डिस्कशन। इस बिल में कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ है और पास हो गया, क्योंकि अब इस पे क्या डिबेट करेंगे विपक्ष के लोग भी और पक्ष के लोग भी। तो चलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लोकसभा ने एक नया बिल पास किया है जिसके अल्टर जो सुप्रीम कोर्ट के सीट को बढ़ाने की बात की गई है, जिसमें आपका 34 अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिसमें चीफ जस्टिस भी हैं, अब वो इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस लेके उनका सीट बढ़ गया है 38। अब 24 से 38 हो गया है सीट। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। इसका मेन मकसद कोर्ट के वर्क प्रेशर को कम करना है और केस को जल्दी निपटाने का काम करना है। जज का संख्या बढ़ाने के लिए ये कदम कोर्ट में लंबी केस पेंडिंग को आखिर संख्याओं में ध्यान रख के ये बढ़ाया गया है। इसने पहले से जारी किए गए गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस की जगह ली है, जो ये आपका जुडिशियल प्रोसेस पे तेजी बढ़ाया गया है। तो कोई बिल एक अमेंडमेंट के थ्रू होता है और एक होता है ऑर्डिनेंस के थ्रू। तो ऑर्डिनेंस यदि लागू हो गया है तो उस ऑर्डिनेंस को फिर पार्लियामेंट में जाके पास कराना पड़ता है। तो इसका बहुत सारा मिसयूज भी होता है। तो जैसे विपक्ष का मानना है कि जितना ऑर्डिनेंस पास होता है सब आपका जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं रहता तब पास कराते, कि जब पार्लियामेंट जब सेशन बैठेगा तो हम बिल को अमेंड करा लेंगे या बिल पास करा लेंगे स्पीकर से। तो ये बिल बिना लंबी बहस के वॉइस वोट में जारी पास हो गया है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। इस दौरान पार्लियामेंट में काफी विवादें उठे के मामला था। इस बिल के तहत 1950
के पुराने एक्ट के रिपील करके नए रिफॉर्म लाए गए हैं। इसके माध्यम से इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट जो ISI के एक फॉर्मल स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में स्थापित किया गया है, ताकि इसका काम काज बेहतर हो सके। ये बिल 1891 के पुराने लॉ को मॉडर्नाइज करता है, जिसके तहत अब इलेक्ट्रिक और डिजिटल को क्लाउड बेस्ड बैंकिंग रिकॉर्ड का लीगल एविडेंस के रूप में मान्यता दी गई है, जो आज की डिजिटल युग में ये बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट की नॉर्मल जो प्रोसीडिंग है उसको स्टूडेंट प्रोटेस्ट और राम मंदिर टेम्पर्ड फंड के मुद्दे पर लाए गए आरोपों की जगह पे बार बार रोका गया था, जिससे लोकसभा का बैठक बार बार अडजर्न हो रही थी। इसलिए आपको ऑर्डिनेंस पास करा के ही ये बिल पास करा गया। तो कंक्लूजन में देखेंगे, यहाँ दिए गए सभी पॉइंट को देश की जुडिशियल कैपेसिटी और लीगल रिफॉर्म और पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शन को दर्शाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के संख्या बढ़ाने और डिजिटल लॉ के अपडेट करना आधुनिक देश के जरूरतों को पूरा करता है, ताकि पॉलिटिकल हंगामे और प्रोटेस्ट के आम संसदीयों के कराए को प्रभावित ना पड़े। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, द प्रॉब्लम विथ इंडियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ट्रेजरी। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो पहले हुए थे उसी के बारे में डिस्कस किया गया, अभी अपडेटेड। तो वाइडनिंग ट्रेड डिफिसिट के बारे में, इंडिया ट्रेड विथ की FTA पार्टनर लाइक आसियान, जापान, साउथ कोरिया। इंडिया के ट्रेड अपने में FTA पार्टनर जैसे आसियान, जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर से ज्यादातर इंपोर्ट ड्रिवन हो गया है। इसका मतलब यह है कि हम एक्सपोर्ट को कम और इंपोर्ट को ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ा जा रहा है। साल 2012 से 2025 के बीच में ट्रेड एशियन पार्टनर जैसे आपका जो आसियान के टोटल इंपोर्ट्स में इंडिया की हिस्सेदारी आधी रह गई है। ये सारे तेजी से 3.42% के गिरकर आपका 1.71% हो गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों के साथ ग्लोबल वैल्यू चेन में हमारी इंटीग्रेशन कम हुई है। इससे इस विचार पे चुनौती मिलती है कि फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है होने के अपने एक सप्लाई चेन को बेहतर हो जाती है। सिर्फ टैक्स या टैरिफ हटाने से एक्सपोर्ट कंपटीशन नहीं बन सकता है, जब तक हमारी घरेलू इंडस्ट्रियल कामकाजियों जो इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाता है और लॉजिस्टिक को दूर करनी होगी, जिसमें आपका अब तक के एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सका। अगर FTA को सफल बनाना है तो सिर्फ एग्रीमेंट और पर डिपेंड नहीं रहना होगा। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई टेक्नोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड और आर्थिक सुविधाएं जैसे स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म में भी सख्त जरूरी थे। तो कंक्लूजन में देखेंगे, इंडिया के FTA से अभी तक मनचाहा आर्थिक लाभ नहीं मिला है, जिसमें ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है और ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारी पोजीशन कमजोर हो रही है। इसलिए सिर्फ टैरिफ कम करने के लिए देश के अंदर इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, क्रिटिकल मिनरल द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पावर। तो लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ को जानते हैं, जैसे इसके क्रिटिकल मिनरल क्लीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर को डिफेंस के लिए सबसे मजबूत और जरूरी चीज है। इसके लिए मिनरल सिक्योरिटी को
उतनी ही जरूरी होगी जितनी कि ऑयल की सिक्योरिटी होती है। ग्लोबल लेवल पर मिनरल की सप्लाई सिर्फ कुछ ही जगह पे तक लिमिटेड है। चाइना में आपका 20 में 90 क्रिटिकल मिनरल की रिफाइनमेंट में आगे है और लगभग 70% मार्केट का शेयर कब्जा कर चुका है। इंडिया के पास कोबाल्ट, कॉपर और ग्रेफाइट काफी रिजर्व होने के वजह से बावजूद भी हमें दूसरे देशों पे इंपोर्ट करके निर्भर करना पड़ रहा है। इसके कारण यह है कि हमारे पास इनकी प्रोसेसिंग और रिफाइनरी करने की पूरी कैपेसिटी नहीं है। इस समस्या को निपटने के लिए इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल के पहचान की है, जिसमें नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया है, जिसका टारगेट 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट पर है और रेयर अर्थ कॉरिडोर को बनाने के प्रस्ताव भी रखा है। इंटरनेशनल सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए इंडिया के काबिल के थ्रू जो अर्जेंटीना में लिथियम एक्सप्लोरेशन कर रहा है और मई 2026 में इंडिया यूएस क्रिटिकल मिनरल का फ्रेमवर्क पर भी साइन किया गया। काबिल बहुत इंपॉर्टेंट आपका यह है, आप इसको ध्यान रखिएगा। लंबे समय के सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि देश में अंदर मिड स्ट्रीम प्रोसेसिंग को बढ़ाया जाए और स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल बनाया जाए, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का इंकरेजमेंट किया जाए और सप्लाई प्लानिंग में रिसाइकलिंग भी शामिल हो जाए। कंक्लूजन में देखेंगे, क्रिटिकल मिनरल आने वाले समय के आर्थिक और स्ट्रेटेजिक सुरक्षा के लिए अहम है। चिंता का विषय यह है कि चाइना के मोनोपोली और इंडिया के इंपोर्ट डिपेंडेंसी में खत्म करने के लिए एक डोमेस्टिक प्रोसेसिंग और इंटरनेशनल पार्टनरशिप के नई प्लानिंग पर तेजी से काम करने की सख्त जरूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, प्रूफ ऑफ लाइफ। तो लोकसभा ने रजिस्ट्रेशन के बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026 को पास कर दिया गया है, जो आपका 1969 एक्ट के पुराने एक्ट को रिप्लेस करके उसमें अमेंडमेंट की है, जिसमें जो आपका आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 का अमेंडमेंट किया गया है। अगर रजिस्ट्रेशन में 2 साल तक की देर हुई तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अप्रूवल चाहिए होगी, और अगर डिले 2 साल से ज्यादा है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के वेरिफिकेशन जरूरी है। 2023 के अमेंडमेंट के तहत बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, वोटर आईडी कार्ड, वोटर लिस्ट और पासपोर्ट और गवर्नमेंट जॉब के लिए लगभग एक पक्का कंक्लूसिव प्रूफ बन चुका है, जिसमें फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के रोकने के लिए स्ट्रिक्ट जुडिशियल ओवरसाइट लाई गई है, क्योंकि ऑफिशियल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को पावर और इंपॉर्टेंस लगभग हर जगह बढ़ चुकी है। डिले रजिस्ट्रेशन के विवादित केस में जुडिशरी को देने वाले एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पर लगाने वाले जो आर्बिट्री अप्रूवल को रिफ्यूजल के आरोप में बचाव होता है। नए नियम और प्रोसेस, इसमें जो डिफिकल्टी हो रही है प्रोसेस में होने वाली वजह से ब्यूरोक्रेसी रुकावटें बढ़ सकती हैं, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और पिछड़े या दूर दराज के इलाकों के लोगों को उठाना पड़ सकता है। तो कंक्लूजन में देखेंगे, ये बिल आपका बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन से ज्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लगाए गए हैं, जिसमें जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट्स के फर्जीवाड़े पर रोक लगाई, और लेकिन इसके साथ एक प्रोसीड्यूरल मुश्किलों की वजह से जरूरतमंदों के लोगों को डिले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में थोड़ा
तकलीफ होगी। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। AI and cyber, the doubt afflicts of today security threat। तो AI एंड साइबर थ्रेट आपस में मिलकर नए और खतरनाक सिक्योरिटी को रिस्क पैदा कर रहा है, जिसमें एडेप्टिव AI पावर मैलवेयर को लाने से पूरे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को पुराने सिस्टम में इनफेक्टिव साबित हो रहे हैं, जो इनएफेक्टिव साबित हो रहे हैं। जनरेटिव AI से बदलकर अब आपका जो एजेंटिक ऑटोमेशन ऑपरेशन के दौर में आ गया है। इससे AI बिना किसी निशानी की मदद से कुछ भी कदम कर सकती है, काम कर सकती है, कॉम्प्लेक्स अटैक कर सकती है और जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी कमजोर कर सकती है। एंथ्रोपिक का माइथोस जैसे आपका एडवांस मॉडल ऑपरेशन सिस्टम के अंदर जीरो डे वल्नरेबिलिटीज को ढूंढने में सक्षम है। ये आसानी से सिक्योरिटी एफर्ट के ज्यादा तेजी काम कर सकता है। गोलकीपर और आपका विस्प्लेस जैसे AI सिस्टम मिलिट्री ट्रैकिंग को पूरी तरह से बदल रहे हैं। ये टारगेट के पहचान करने में और मिसाइल के रास्ते को ट्रैक करने में, ऑटोमेशन वेपन को गाइड करने में ऑटोमेटेड जो उसको मदद कर रहे हैं, तरकीब में मदद कर रहे हैं। AI पर बिना किसी रोक टोक के निर्भर रहने के खतरनाक हो सकता है। इस मॉडल को हेलिकिंसन और बायस जैसे एल्गोरिदम को रेडिकलाइजेशन और ग्लोबल पावर पर बीच में आपका टेक्नोलॉजी चोरी होने से खतरा बढ़ सकता है। पुराने साइबर सिक्योरिटी रूल के पूरी तरह से बदलने की जरूरत है ताकि AI के इंसानी ह्यूमन कंट्रोल जो है उसमें रखा जा सके, जिसमें इससे AI का मिलने वाली चेतनाओं, ह्यूमन कंट्रोल और आपका जो वार्निंग है उसको स्ट्रेटेजिक व्यवस्था के बीच में गैप का भरा जा सके। तो कंक्लूजन में देखेंगे, साइबर सिक्योरिटी के AI और साइबर सिक्योरिटी के बदलते हुए खतरनाक रूप को दिखाते हैं कि जहां एक तरफ AI वॉरफेयर और ऑटोमेटिक को आगे बढ़ा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नए सिक्योरिटी रिस्क और सिस्टम वल्नरेबिलिटी को भी जन्म हो रहा है। इसलिए AI पर कंट्रोल रखने के लिए सख्त और नई गवर्नेंस को पॉलिसी को बेहद आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसा मैंने कहा पहले कि हम लोग ने माइलस्टोन प्रोग्राम स्टार्ट किया है टेलीग्राम में, तो आप गाइडेंस के लिए इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, जो आपका CFPF और CDS 2 के 2027 तक का वैलिडिटी रहेगा। जो वन टाइम पेमेंट है 1499 और 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ये पूरा प्रोग्राम आपका टेलीग्राम में चलेगा और कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब में भी दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसमें जुड़िए फॉर फर्दर अपडेट्स। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।